हाँ जी, नमस्कार। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आपने इससे पहले की वीडियो देखे होंगे, जिसमें हमने डिस्कस किए हैं क्लास 10th के इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के 1 से 10 तक के एक्सरसाइज वाले न्यूमेरिकल। आज हम बात करेंगे 11th से स्टार्ट होके कंप्लीट करेंगे इस चैप्टर को। बने रहिए हमारे साथ, रफ नोटबुक और पेन हाथ में लेके बैठे। आज बारी है 11th क्वेश्चन की। देखो जी, 11th क्वेश्चन क्या है? सो how you would connect three resistors each of resistance 6 ohm। 6 ohm के 3 रेजिस्टेंस दिए हैं। जैसे अगर हम ये कहें कि R1 इज इक्वल टू 6 ohm, R2 इज इक्वल टू 6 ohm एंड R3 इज इक्वल टू 6 ohm, so that combination has a resistance of 9 ohm। ऐसे कनेक्ट करो कि इनका एक बार रेजिस्टेंस आना चाहिए 9 ohm। और सेकंड क्या पूछता है? 4 ohm। कि 3 रेजिस्टेंस दिए हैं आपको और आपसे पूछा जाता है कि कैसे कनेक्ट करोगे इनको कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 9 ओम और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 4 ओम आए। तो देखो जी, हमारे पास सीधा सा मेथड एक रहता है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐड कर दें या पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐड कर दें। तो देखो, सीरीज में अगर ऐड करेंगे तो आर इक्विवेलेंट क्या आता है? R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी 6 प्लस 6 प्लस 6 यानी 18। जो हमारा आंसर नहीं है, नहीं चाहिए हमें 18। अगर आप पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐड करोगे तो 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। और ये इक्वल किसके होगा? 1 अपॉन 6 प्लस 1 अपॉन 6 प्लस 1 अपॉन 6, या ये कहें कि 3 अपॉन 6 या 1/2। तो जी आपका आर इक्विवेलेंट आता है यहाँ से 2 ओम। कितना आएगा? 2 ओम। मुद्दे की बात यह है, ना ही हमें 18 ओम चाहिए ना ही हमें 2 ओम चाहिए। सीधी सीधी बात कि तीनों को ना तो सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐड करना है ना ही तीनों को पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐड करना है। तो क्या बच गया? सीरीज में ऐड नहीं कर सकते, पैरेलल में ऐड नहीं कर सकते। तो हमारे पास फिर मेथड बचता है इसके अलावा कि 2 को सीरीज में, 1 को पैरेलल में, या 2 को पैरेलल में फिर 1 को सीरीज में। चलो जी करके देखते हैं। पहले क्या करें कि किन्हीं 2 रेजिस्टर्स को हमने लगाया सीरीज कॉम्बिनेशन में, सॉरी पैरेलल, ये लगा दिया जी पैरेलल के, और थर्ड जो बच गया उसको लगा दिया हमने सीरीज में। ये देखोगे 6 ओम, ये 6 ओम, ये 6 ओम। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे तो क्या करेंगे? ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो क्या आएगा? 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट। देखो आर इक्विवेलेंट तो पूरे सर्किट का आएगा, तो इसको हम लिख देते हैं 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट है डैश इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। R3 नहीं लिखेंगे क्योंकि 2 ही रेजिस्टेंस है पैरेलल। तो 1 अपॉन 6 प्लस 1 अपॉन 6 यानी 2 अपॉन 6, या ये कहें कि 1 अपॉन 3। ये 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू आया 1 अपॉन R3। तो आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा? 3 ओम, यानी आर इक्विवेलेंट डैश। इन दोनों की जगह हम 3 ओम का रेजिस्टेंस पुट कर सकते हैं। इक्विवेलेंट का मतलब यही होता है। और फिर उसके सीरीज में आएगा 6। तो 6 और 3 सीरीज में कैसे जोड़ते हैं? R1 प्लस R2, तो डायरेक्ट ऐड करोगे तो 3 प्लस 6 यानी 9 ओम। तो हमें 9 ओम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए चाहिए क्या कि हम 2 को करेंगे पैरेलल में ऐड और तीसरे को करेंगे इन दोनों पैरेलल में ऐड करने के बाद उसके सीरीज में ऐड। चलो जी, अब एक मेथड और बचा हमारे पास, वो कौन सा है? तो हमने 2 को पैरेलल 1 को सीरीज में किया था। अब हम क्या करेंगे? 2 को सीरीज में और 1 को पैरेलल। तो 2 को सीरीज में कैसे? एक आ गया जी, ये दूसरा आ गया, और इन दोनों के पैरेलल एक और लगा दिया। ये 6 ओम का, ये 6 ओम, ये 6 ओम, ये दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में हैं, डायरेक्ट ऐड होंगे तो आएगा 12। यानी कुछ सर्किट बनेगा अपना इस प्रकार, रिजल्टेंट सर्किट जो बनेगा, ये आ गया 12 ओम का और ये बन गया जी 6 ओम का। कैसे लिखे? ये 12 ओम है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मतलब होता है ऐसा रेजिस्टेंस फाइंड करके लेके आओ आप कि इन दोनों का काम करे वो। तो हमें 6 ओम के सीरीज में रजिस्टर लगाने से बेटर है हम अकेला 12 ओम का लगा दें, क्योंकि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा? 12। अब इसका इक्विवेलेंट निकालो तो 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2।
1/12 प्लस 1/6, एलसीएम आ गया जी 12, क्या बचेगा 1 + 2, यानी 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 3/12 या 1/4, तो अपना R इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आ गई 4 ओम। ये 1/R इक्विवेलेंट की वैल्यू थी 1/4, R इक्विवेलेंट की कितनी आएगी 4 ओम। तो हम क्या कहेंगे कि अगर हमें 9 ओम चाहिए तो 2 को पैरेलल में और उनके साथ एक सीरीज में, और अगर हमें 4 ओम चाहिए तो 2 को सीरीज में और तीसरे को उन दोनों के पैरेलल लगा देंगे। चलो समझ में आया जी। नेक्स्ट, several electric bulbs designed to be used on 220 volt electric supply line are rated 10 watt। जो लैंप हैं आपके, जो बल्ब्स हैं, उनकी पावर कितनी है 10 वोट। हाउ मेनी लैंप्स कैन बी कनेक्टेड इन पैरेलल ईच अदर अक्रॉस द 2 वायर्स ऑफ 220 वोल्ट, वोल्टेज की वैल्यू 220, इफ द मैक्सिमम अलाउएबल करंट इज 5 एम्पियर। अब मैक्सिमम करंट है वो कितना है 5 एम्पियर। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एक तो निकालना पड़ेगा रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब और एक निकालना पड़ेगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। सारे इक्वल रेजिस्टेंस के बल्ब्स लगाए हमने, तो अगर हमें एक की वैल्यू पता हो, पूरे सर्किट की वैल्यू पता हो, तो हमें ये पता होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में कौन सा कनेक्शन है इन पैरेलल। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमें पता होता है कि 1/R इक्विवेलेंट होता है N/R, या इसको और ढंग से लिखते हो तो आता है R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R/N। क्या आएगा R/N, ये पता है हमें। पर यहाँ N की वैल्यू फाइंड करने के लिए चाहिए क्या, वैल्यू ऑफ रेजिस्टर्स या वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ वन बल्ब एंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ ए सर्किट। बल्ब के लिए वोल्टेज दी हुई है, कितने के लिए डिजाइंड है ये 220 वोल्ट के लिए। क्या निकालेंगे यहाँ से रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, हमारे पास फॉर्मूला होता है P = VI। ना जी ये तो काम नहीं करेगा, रेजिस्टेंस आया नहीं इसमें। हमें ओम्स लॉ पता है जो कहता है V = RI। हम I की वैल्यू फाइंड कर लेंगे यहाँ से। I क्या आएगा, I आएगा V/R, वो I की जगह पुट कर दो तो क्या बनेगा P = V × V/R या P = V²/R। फॉर्मूला तो याद होना चाहिए। पावर इज इक्वल टू वोल्टेज की वैल्यू 220, स्क्वायर का मतलब 220 मल्टीप्लाइड बाई 220। सॉरी रेजिस्टेंस चाहिए तो रेजिस्टेंस को इधर ले जाएंगे, पावर डिवाइड में आ जाएगी। पावर कितनी है 10 वोट, तो 10 आ गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या आ गई 4840 ओम। कितने आई 4840 ओम। अब बात करेंगे सर्किट की। सर्किट के लिए कहा है मैक्सिमम अलाउएबल करंट इज 5 एम्पियर एंड वोल्टेज इज 220। ओम्स लॉ लगाओ डायरेक्ट। V = होता है जी अपना RI, R चाहिए पूरा, R आएगा V/I। V की वैल्यू 220 अपॉन I की वैल्यू 5, कितना आया R है, R आएगा जी 44 ओम। 44 ओम। ये अगर बात करो तो ये आ रहा है जी आपका इक्विवेलेंट। क्या आ रहा है इक्विवेलेंट, और ये आ रहा है सर्किट के जो बल्ब ऐड हुए हैं एक बल्ब का। अब वो वाला फॉर्मूला लेके आ जाओ कि अगर इक्वल वैल्यू के n रेजिस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐड है, तो मैंने बताया था लास्ट में कि 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू N/R। तो किस किस की वैल्यू हमारे पास R इक्विवेलेंट की है, R की है, वैल्यू पुट कर देंगे। 1/R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी है 44 इज इक्वल टू N/R। R एक लैंप या एक बल्ब की रेजिस्टेंस की वैल्यू 4840, इसको मारो फेंक के इधर, तो N क्या बनेगा 4840/44, यानी N की वैल्यू कितनी आ गई 22 से कट करो इसको 220, फिर डिवाइड करोगे 110। कितने लैंप ऐड करने पड़ेंगे जी हमें लैंप ऐड करने पड़ेंगे 110। 110 लैंप आप पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐड करोगे तो ही आपको ये वैल्यू मिलेगी।
किसकी? करंट की। मैक्सिमम करंट 5 एम्पियर। ये 10 वोल्ट के इतने रेजिस्टेंस लगाओगे, क्या करोगे? तो आपसे पूछा कितने बल्ब कनेक्ट करोगे, तो जी हम करेंगे 110 बल्ब कनेक्ट करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो मैक्सिमम अलाउएबल करंट 5 एम्पियर होगा। अगर पावर कितनी कंज्यूम कर रहा है, या ये कहें कि जो पावर कितनी रेटेड है उसकी 10 वोल्ट, और वोल्टेज क्या है 220 वोल्ट। चलो जी नेक्स्ट। A hot plate of an electric oven connected to a 220 volt line has two resistance coil A and B। एक कोई ओवन की प्लेट है, उसमें दो कोयल लगी हैं, जिसका एक का नाम है A, दूसरी का नाम है B। Each of 24 ohm रेजिस्टेंस। यानी हम ये लिख सकते हैं कि दोनों के लिए क्या लिखोगे, आर ए, यानी ए प्लेट का रेजिस्टेंस तो आएगा 24 ओम, और आर बी कितना दिया है जी आपको 24 ओम। विच मे बी यूज सेपरेटली। तीन कंडीशन है इसमें। पहला सेपरेटली, अलग अलग दोनों को यूज किया जाए, इन सीरीज और इन पैरेलल। व्हाट आर द करंट इन 3 केसेस। 3 केस बनाए हैं जी। कहा गया क्या आपसे कि माइक्रोवेव ओवन है, माइक्रोवेव ओवन की एक प्लेट है, और प्लेट में दो कॉइल लगी हैं, जिसका नाम है एक का ए एक का बी। दोनों का रेजिस्टेंस है 24 ओम 24 ओम। ठीक है जी। ये पूछता है कि अगर आप सेपरेट ऐड करते हो तो करंट कितना फ्लो होगा, या कह सकते हैं व्हाट आर द करंट इन द 3 केसेस। तीनों केसेस में करंट क्या क्या होगा। तो पहले की कंडीशन में कि सेपरेट यूज कर रहे हैं, दूसरा कि दोनों को सीरीज में ऐड कर रहे हैं, तीसरी कंडीशन क्या है कि दोनों को पैरेलल ऐड कर रहे हैं। देखो जी पहले देखते हैं सेपरेट वाला। सेपरेटली जब ऐड करेंगे, तो जब सेपरेटली ऐड करोगे तो आपको 220 वोल्ट लाइन, यानी V की वैल्यू कितनी दी है 220 वोल्ट। रेजिस्टेंस कितना है, दोनों का ही सेम है, दोनों के लिए सेम ही आएगी, आर ए को या आर को जिसको, तो 24 ओम। आई की वैल्यू पूछी है, क्या फाइंड करना है आई। हम लगाते हैं ओम्स लॉ, यानी V इज इक्वल टू आर आई। आई की वैल्यू चाहिए तो V अपॉन आर। V 220, आर 24 एम्पियर। बोलो आएगी कि नहीं आएगी, आएगी। सेपरेट में तो हो गया, इतना ही तो पहली कोयल में होगा, आई ए लिख दो चाहे इसको, और इतना ही दूसरी कोयल में होगा। अब बात करेंगे जी जब दोनों को सीरीज में ऐड किया जाए। हम दो रेजिस्टेंस कनेक्ट कर रहे हैं जी। सेकंड कंडीशन आ गई अपनी, क्या आ गई, ये सेपरेट वाली थी, ये सीरीज की कंडीशन आ गई। अब हम बात करेंगे सीरीज में ऐड कर दिया जाए, तो कर दो जी दोनों को ऐड। ये सीरीज रेजिस्टेंस दिया है अपने को, रेजिस्टेंस से मतलब प्लेट कैसी दिखती है, कोयल कैसी होती है, अपने को क्या लेना है उसे। ये कोई सेल या बैटरी कनेक्ट करो तो करो, नहीं करो तो अपना काम यहां तक है, यहां तक 1 2। ये 24 ओम, ये भी 24 ओम। अब एक बात बताओ, जब सीरीज कॉम्बिनेशन हो तो क्या दोनों में करंट अलग अलग होगा। क्या सीरीज कॉम्बिनेशन है तो क्या दोनों में करंट अलग अलग होगा, तो जवाब है नहीं होगा। जितना करंट इस कोयल के लिए रहेगा उतना ही करंट उस कोयल के लिए रहेगा। इस कोयल का अगर हमें फाइंड करना है इलेक्ट्रिक करंट, या इस कोयल के लिए इलेक्ट्रिक करंट फाइंड करोगे, फॉर्मूला हमें पता है, ओम्स लॉ लगेगा, V इज इक्वल टू आर आई। क्या क्या दिया हुआ है 220, V इज इक्वल टू 220 वोल्ट। पर हमें ये पता है कि जितना पूरे सर्किट में होगा करंट, उतना ही इसमें होगा, उतना ही इसमें होगा। तो पूरे सर्किट का करंट निकालने के लिए हमें रेजिस्टेंस भी किसका चाहिए, किसका चाहिए बोलो, पूरे सर्किट का, यानी आर इक्विवेलेंट चाहिएगा जी। अब की बार आर से काम नहीं चलने वाला, क्या चाहिएगा आर इक्विवेलेंट। आर इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, दोनों को सीरीज में ऐड किया है तो 24 कितना हो गया 48। आर इक्विवेलेंट आ गया जी अपना 48 ओम। सीरीज कॉम्बिनेशन में डायरेक्ट ऐड करते हैं। अब फॉर्मूला लगा दो ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू आर आई। इंग्लिश में लिखते हो ना, V नाउ दैट V बाय ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू आर आई। वैल्यू चाहिए आई की V upon R. Substitute the values of V and R. Then I is equal to V 220.
डिवाइड बाय रेजिस्टेंस 48. This is the value of electric current when both coils are added in series combination. हाँ जी, कोई दिक्कत? ये आया था जब हमने अकेली प्लेट लगा रखी, ये आया है जब हमने दोनों को सीरीज में लगा दिया। थर्ड कंडीशन क्या कहता है? इन दोनों को पैरेलल लेके आओ। क्या करोगे? इन दोनों को पैरेलल लेके आओ। हमें R1 24 ओम या RA जिसको आप कह रहे हो, RB 24 ओम, ये कर दिया जी हमने कनेक्ट। कौन से कॉम्बिनेशन में? पैरेलल में। थोड़ा सा अजीब लग रहा है, थोड़ा सा ढंग से बना दे। ये लो जी, ये हो गया पैरेलल। ये 24 ओम की प्लेट, ये 24 ओम की प्लेट। अब फिर हमें करंट चाहिए। तो एक बात बताओ, करंट चाहिए तो क्या वोल्टेज पहले और दूसरे के लिए अलग अलग होगा? पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज सेम रहता है, तो जितना वोल्टेज इसके लिए है उतना ही वोल्टेज है इसके लिए है, और उतना ही वोल्टेज इनके लिए कितना है जितना पूरे सर्किट का है। कितना? 220 वोल्ट। V इज इक्वल टू 220 दिया था हमें, 220 वोल्ट। तो जी इसकी बात करो चाहे आप इसकी बात करो, जब इनके लिए वोल्टेज सेम है, जब इनके लिए रेजिस्टेंस सेम है, तो क्या करंट अलग अलग आएगा? ना जी, करंट अलग अलग नहीं होगा। क्यों? क्योंकि V इज इक्वल टू RI लगाते हैं। तो जब V सेम है दोनों का, R सेम है दोनों का, तो I भी सेम होगा दोनों का। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड कर ले। क्या कर ले? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड कर ले। करो। R इक्विवेलेंट क्या आएगा? 1/R इक्विवेलेंट होता है 1/R1 प्लस 1/R2। 1/R इक्विवेलेंट 1/R1 आएगा। कोई और तरीका है? पहले ये देखो, 1/R1 क्या आएगा? 1/24 प्लस 1/24। अब एक रोगे 2/24 यानी 1/12। तो R इक्विवेलेंट कितना आया? 12 ओम। फिर आप सर्किट का करंट फाइंड करोगे, 220 वोल्ट डिवाइड बाई 12, फिर सर्किट का करंट आएगा। फिर दोबारा फर्स्ट रेजिस्टेंस की बात करोगे। ये हो गया लॉन्ग मेथड। अब सीधा देखो, जितना करंट इसके लिए उतना करंट इसके लिए। डायरेक्ट कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? डायरेक्ट कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? चलो, ये मेथड पकड़ा हुआ है आपका। R इक्विवेलेंट आ गया, तो पूरे सर्किट की वैल्यू कितनी आई करंट की? V इज इक्वल टू IR इक्विवेलेंट। IR इक्विवेलेंट, तो V की वैल्यू 220, I की वैल्यू चाहिए तो R को इधर ले आओ 12। ये आ गई I सर्किट के लिए। अब सर्किट में देखो, यहां अगर I आ रहा है तो यहां आके I डिवाइड होएगा। I डिवाइड होगा। डिवाइड होगा तो कैसे करोगे? फिर वही फर्स्ट कॉइल के लिए लिखो या सेकंड कॉइल के लिए लिखो, V इज इक्वल टू RI। फर्स्ट कॉइल के लिए V की वैल्यू 220, R की वैल्यू 24 इंटू I। क्या आ गया? यही तो आएगा। पोटेंशियल डिफरेंस 220, पोटेंशियल डिफरेंस है 220, रेजिस्टेंस 24, करंट ये डिवाइड हो जाएगा। 220 डिवाइडेड बाई 24, I की वैल्यू क्या आ गई? 220 डिवाइडेड बाई 24। एक बात बताओ, क्या जो R इक्विवेलेंट फाइंड किया था हमने वैल्यू काम आई? वो क्या हमने जो R इक्विवेलेंट फाइंड किया था वो वैल्यू काम आई? तो ना जी, नहीं आई काम, आएगी भी नहीं। वो काम है आई नहीं और आएगी भी नहीं। डायरेक्ट कर सकते हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? सीरीज कॉम्बिनेशन जब हमने प्लेट को सेपरेटली यूज किया, डायरेक्ट 220 बाई किसे डिवाइड किया? 220 बाई 24 से। जब दोनों को सीरीज में कनेक्ट कर दिया 220 बाई 48, यानी सीरीज का रेजिस्टेंस आ गया। अब R इक्विवेलेंट आ गया 12। अब डिवाइड करके देख लो, 220 डिवाइड बाई 48, ये आ गया एक कोयल का रेजिस्टेंस, सॉरी एक कोयल का करंट। ये देखो किसका है? 220 अपॉन 220 अपॉन कितना आएगा? रेजिस्टेंस निकालोगे तो ध्यान दो, 12 से डिवाइड करोगे
12 से डिवाइड किया तो करंट आया था हमारा 220/12 आया था कि नहीं आया था? ये सर्किट का चाहिए तो ये रहा जी, अगर सेपरेट कॉइल का चाहिए तो ये रहा। क्यों? जितना करंट फर्स्ट कॉइल में उतना ही करंट सेकंड कॉइल में, दोनों को ऐड करके देखो आप। अगर इतना ही करंट इसमें आ रहा है तो उतना ही करंट उसमें भी होगा। 220/24 डबल हो गया, कट करोगे डबल से तो ये 12 आ जाएगा, यानी ये आ गया पूरे सर्किट का करंट। कब? जब दोनों को पैरेलल ऐड किया गया। ये आ गया कब? जब दोनों को सीरीज में ऐड किया गया। ये कब आया? जब सेपरेट यूज किया गया। कहाँ गया वो? ये रहा। ये कब आया? जब हमने इसको सेपरेट यूज किया। चलो आगे देखो। कंपेयर द पावर यूज्ड इन 2 ohm रजिस्टर इन ईच केस ऑफ फॉलोइंग सर्किट। अब 2 ohm कितना पावर यूज करेगा उसका बताना है। कब? जब 6 वोल्ट की बैटरी इन सीरीज विद 1 ohm एंड 2 ohm। बना लो, पहले डायग्राम बनाओ। फर्स्ट की बात कर रहे हैं। ये 1 ohm का कोई एक और रेजिस्टेंस दिया इसने, 2 ohm का जिसके लिए हमें पूछा जा रहा है वो आ गया जी 2 ohm। और इनके साथ क्या कनेक्ट है? 6 वोल्ट बैटरी इन सीरीज। ये कर दीजिए 6 वोल्ट की हमने बैटरी ऐड। क्या कर दी? 6 वोल्ट की बैटरी ऐड। पॉजिटिव टू नेगेटिव इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, हाई पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, और नेगेटिव टू पॉजिटिव जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स। कौन जाता है? इलेक्ट्रॉन्स। चलो जी, अब पूछा है पावर। पावर का फॉर्मूला हमारे पास होता है P इज इक्वल टू VI। P इज इक्वल टू VI। यहाँ पर पूरे सर्किट के लिए 6 वोल्ट दे रखा है। पूरे सर्किट के लिए कितना दे रखा है? 6 वोल्ट। हम करेंगे क्या? पहले पूरे सर्किट के लिए V की वैल्यू पता है, पावर की वैल्यू चाहिए, I की वैल्यू पता नहीं है, तो पहले आ जाओ ओम्स लॉ पर। ओम्स लॉ क्या कहता है? V इज इक्वल टू RI। R कौन सा? सर्किट की बात करोगे तो इक्विवेलेंट आएगा जी। कौन सा आएगा? इक्विवेलेंट। V6 R इक्विवेलेंट 1 और 2 सीरीज में है तो 1 और 2 कितना हो गया? 3 इंटू I की वैल्यू पता नहीं है, फाइंड करनी है। I कितना आ गया जी? आपका आ गया 6/3, यानी I इज इक्वल टू 2 एम्पियर। I कितना आ गया? 2 एम्पियर। सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है? 2 एम्पियर। तो सर सीधा लिख देते कि 6 वोल्ट है तो इसका भी V की वैल्यू पता है हमें ना जी, हमें पूरे सर्किट की पता है। सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट कॉमन रहता है, पोटेंशियल डिफरेंस दोनों का अलग अलग होएगा। अब दोबारा यही वैल्यू इसके लिए लगाओ। यहाँ पर करंट आ रहा है 2 एम्पियर, इसकी वैल्यू रेजिस्टेंस की 2 ओम। दोबारा फाइंड करो इस करंट का पोटेंशियल डिफरेंस। हम क्या कहेंगे? ओम्स लॉ से दोबारा V इज इक्वल टू RI। V चाहिए, V कितना आ गया? V कितना आया? R की वैल्यू 2, I की वैल्यू 2, V इज इक्वल टू 4 वोल्ट। कितना आ गया जी? V इज इक्वल टू 4 वोल्ट। अब पता चल जाएगा हमें, अब हमें पता चल जाएगा क्या आ जाएगा? P इज इक्वल टू VI। V की वैल्यू कितनी है? ये नहीं है। अब V की वैल्यू, V की वैल्यू किसके लिए पूछ रहा है? फॉर 2 ओम रजिस्टर। तो 2 ओम के लिए 4 ओम आई, 4 वोल्ट आई सॉरी। तो P इज इक्वल टू 4 इंटू I की वैल्यू तो सेम ही दोनों के लिए, तो 2, तो 8 वोट। कितनी पावर यूज करेगा? तो 8 वोट। देखो 1 ओम हमें क्वेश्चन पूछा गया था, कंपेयर द पावर यूज्ड इन 2 ओम रजिस्टर इन ईच केस ऑफ फॉलोइंग सर्किट। पहली कंडीशन दी है जी आपको, ए 6 वोल्ट बैटरी इन सीरीज विद 1 ओम एंड 2 ओम रजिस्टर्स। तो हमने किया क्या? 1 ओम एंड 2 ओम को हम लेके आए सीरीज कॉम्बिनेशन में, हमने ऐड किया। ऐड करके उसके साथ सीरीज कॉम्बिनेशन में किसको ऐड किया? बैटरी को। बैटरी को ऐड करने के बाद हमें चाहिए होता है पावर चाहिए, तो पावर के लिए फॉर्मूला P इज इक्वल टू VI। P इज इक्वल टू VI। अब दिक्कत यही आई कि हमारे पास V की वैल्यू नहीं है। क्यों? क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में 1 ओम की भी कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा और 2 ओम का भी कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा। दोनों को जब ऐड करेंगे तो आना चाहिए अपना 6 वोल्ट। कितना आना चाहिए? 6 वोल्ट। तो हमें पहले एक पर्टिकुलर 2 ओम रेजिस्टेंस के लिए फाइंड करना होगा पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करने के लिए क्या क्या चाहिए हमें? पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है तो उसके लिए चाहिए पहले सर्किट के इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू। तो हमने पहले 1 और 2 को सीरीज में ऐड किया तो 3 आया,
आर इक्विवेलेंट 3 आ गया, वी की वैल्यू 6 दे रखी है, आई की वैल्यू पता नहीं थी तो हमने फॉर्मूला लगाया वी इज इक्वल टू आर इक्विवेलेंट आई, वैल्यू पुट की तो हमारे पास आई की वैल्यू आई 2 एम्पियर। अब जो 2 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू है जी, ये 1 ओम के लिए भी 2 एम्पियर है और 2 ओम के लिए भी 2 एम्पियर है। आगे बात समझ में? तो हमने ये वैल्यू पुट कर दी, वैल्यू पुट की तो पोटेंशियल डिफरेंस है V इज इक्वल टू 4 वोल्ट। कितना है? V इज इक्वल टू 4 वोल्ट। 4 वोल्ट आया, हमने वापस आए फॉर्मूले पर, P इज इक्वल टू वी आई होता है। P की वैल्यू कैसे आएगी? V की वैल्यू हमने रखी 4, I की वैल्यू रखी 2, P इज इक्वल टू आ गया अपना 8 वोट। कितना आ गया? 8 वोट। चलो समझ में आ गया, ये आ गया P इज इक्वल टू 8 वोट। अब देखो आगे दूसरा क्या पूछता है, ए 4 वोल्ट बैटरी इन पैरेलल विद 12 ओम एंड 2 ओम रजिस्टर्स। तो अब जी पहले सबसे पहले समझने वाली बात यह है कि इनके पैरेलल बैटरी कैसे लगेगी। दो रेजिस्टेंस के पैरेलल बैटरी तभी लगती है जब दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो। कौन से में हो? ये हो गया पैरेलल। बताऊंगा अभी क्यों होती है ऐसे। कितने कितने ओम के लगाए उसने? 4 ओम बैटरी इन पैरेलल विद 12 ओम एंड 2 ओम। अब की बार आ गया एक 12 ओम का और एक है 2 ओम का। ये 12 ओम मान लिया, ये 2 ओम मान लिया। अब यहां पर 4 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट करो, आप करके देखो, शांति रखो, जैसे जल्दबाजी का काम शैतान का होता है। तो 4 वोल्ट की बैटरी लगा दी। अब हम करेंगे पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल करंट। अब दोबारा याद करने की कोशिश करो, मैंने पैरेलल कॉम्बिनेशन की डेफिनेशन क्या बताई थी। जब इनका इनिशियल पॉइंट कोई एक पॉइंट हो और फाइनल पॉइंट कोई एक पॉइंट हो, ये देखो एक पॉइंट ये रहा, यहां पर दोनों रेजिस्टेंस का भी इनिशियल पॉइंट है। अगर बैटरी का देखोगे तो बैटरी का भी तो इनिशियल है कि नहीं है? इधर जाओगे तो ये दोनों रेजिस्टर्स का फाइनल है, पर इधर से बैटरी का भी तो फाइनल है कि नहीं है? तो ये होगी पैरेलल कॉम्बिनेशन में। अब हमें ऐड करनी है, सॉरी फाइंड करनी है पावर कंज्यूम्ड बाय या पावर यूज्ड बाय 2 ओम रेजिस्टेंस। पावर के लिए फॉर्मूला वही, P इज इक्वल टू वी आई। 4 वोल्ट की बैटरी दे रखी है इसमें, आई की वैल्यू नहीं है। अब हमारे पास आते हैं दो तरीके। पहले क्या करोगे आप, 12 ओम 2 ओम का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करो। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करके इसके लिए पूरे सर्किट की इलेक्ट्रिक करंट आई फाइंड करो। आई फाइंड करके 2 ओम के लिए, पर्टिकुलर 2 ओम के लिए क्या फाइंड करो? इलेक्ट्रिक करंट। और फिर वैल्यू रखो यहाँ V और I की। V तो यही रहेगा 4 वोल्ट, I चेंज होएगा ना। एक हो गया लंबा चौड़ा। दूसरा, इसको अगर हमें गिवन वैल्यू से करना हो तो इस रेजिस्टेंस के लिए देखो पोटेंशियल डिफरेंस पता है क्या? पैरेलल कॉम्बिनेशन में किसी भी रेजिस्टेंस के लिए पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस वही होता है जो बैटरी का होता है। क्यों? क्योंकि इनके साथ पैरेलल है। और जब पैरेलल कोई चीज कनेक्ट हो या किन्हीं दो पॉइंट के बीच आपसे कितने वायर कनेक्ट कर दो, अगर ये 2 पॉइंट मानोगे आप, इनके बीच आपने 2 वायर कनेक्ट किए और 4 वोल्ट की बैटरी लगा रखी है, इनके लिए पोटेंशियल डिफरेंस है 4 वोल्ट, सभी के लिए, दोनों के लिए। आपने 10 लगा दिए तो 10 के 10 के लिए 4 वोल्ट है। अगर आपने 20 लगा दिए तो 20 के 20 के लिए 4 वोल्ट है। तो क्या इस 2 ओम के लिए ये 4 वोल्ट नहीं होगी? तो पावर का ऐसा फॉर्मूला देखो जहां पर हमें वोल्टेज और या पोटेंशियल डिफरेंस और पावर सॉरी रेजिस्टेंस के बीच कनेक्शन पता चले। इसको रिप्लेस कर दें, ये नहीं चाहिए अपने को। तो V इज इक्वल टू आर आई, P इज इक्वल टू आर आई को रिप्लेस करेंगे तो V अपॉन आर आएगा, आई की वैल्यू। ये आई की वैल्यू पुट करोगे तो क्या आएगा? V इंटू वी अपॉन आर। P इज इक्वल टू V स्क्वेयर अपॉन आर। V कितना है? 4 वोल्ट, स्क्वेयर करोगे 16, R कितना है? 2, कितना आ गया पावर? 8 वोट। पावर अब की बार कितना आया? 8 वोट। आप जिस भी तरीके से करना चाहो कर सकते हो। एक रहता है आपके पास लॉन्ग मेथड, एक रहता है आपके पास है शॉर्ट मेथड। चलो जी, कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 lamps, one rated 100 watt 220 volt and other 60 watt 220 volt are connected in parallel to electric mains supply। अगर सीरीज में होते तो करंट सेम रहता दोनों के लिए। अब क्या कर दिया पैरेलल में, तो पैरेलल में हो सकता है कोई करंट ज्यादा कंज्यूम कर रहा हो, किसी को करंट ज्यादा चाहिए, किसी को कम चाहिए। पैरेलल में तो वेरी करता है करंट, पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है। चलो आगे बढ़ो।
What current is drawn from the line if the supply voltage is 220 volt? क्या पता चला? फॉर लैंप फर्स्ट क्या करेंगे? फॉर लैंप फर्स्ट आपसे पूछा व्हाट करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द लाइन। अब दो पैरेलल में ऐड कर रखे हैं, ये जी देख लो, दूसरा ये हो गया ऐसे। अब जितना करंट ये फ्लो कर रहा है इससे, जितना करंट इससे फ्लो कर रहा है, अगर दोनों को आके अगर आप देखोगे तो यहां पर लाइन का मेन करंट नहीं आएगा क्या? लैंप फर्स्ट और लैंप टू से जितना करंट है उतने को अगर हम जोड़ दे तो क्या लाइन का करंट नहीं आएगा? जवाब है आएगा। तो देखो लैंप फर्स्ट के लिए देखो क्या क्या दिया हुआ है, P इज इक्वल टू 100 वॉट एंड V इज इक्वल टू 220 वोल्ट। P और V में एक ऐसा रिलेशन जिसमें I की वैल्यू पता चल जाए, ये फर्स्ट कंडीशन है, ये I नहीं है, फर्स्ट कंडीशन। P इज इक्वल टू होता है जी आपका VI, I की वैल्यू क्या आएगी? I इज इक्वल टू आएगा P अपॉन V। पावर कितनी? 100 अपॉन वोल्टेज कितने? 220 एम्पियर। बोलो आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? आ गया जी, ये आ गया फर्स्ट लैंप के लिए। सेकंड लैंप के लिए क्या आएगा? वैसे P इज इक्वल टू VI, I इज इक्वल टू P अपॉन V। सेकंड लैंप की बात करें तो सेकंड लैंप के लिए पावर कितनी है? 60 वॉट, तो 60 डिवाइड बाय वोल्टेज 220 वोल्ट। आ गया। हमें चाहिए व्हाट करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द लाइन इफ द सप्लाई वोल्टेज इज 220 वोल्ट। गौर करो, जब आपने पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ा होगा तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम सबसे पहला स्टेटमेंट यही लिखते हैं कि सभी रजिस्टर से जो करंट मिलता है या जो सभी रेजिस्टेंस से करंट फ्लो हो रहा है उनको अगर हम ऐड कर दें तो हमें सर्किट का करंट मिलेगा, लाइन का करंट मिलेगा। तो इन दोनों को ऐड करने से क्या आपको लाइन का करंट नहीं मिलेगा? मिलेगा जी। तो हम क्या कहेंगे? करंट, टोटल करंट कितना है? I1 प्लस I2। I1 की वैल्यू 100 बाई 220 प्लस I2 की वैल्यू 60 बाई 220, ये आ गया 160 अपॉन 220। आ जाएगा नहीं? आ जाएगा, आ गया 16 अपॉन 22, ये आ गया 8 अपॉन 11। और करके दिखाऊंगा, करना है? देखो I इज इक्वल टू 11 से डिवाइड करोगे 0.80 हो गया 80, तो 7, फिर बच गया कितना? 11 7 जा 77, बचा 3 के आगे फिर 0 लगेगा 30, 11 2 जा 22, फिर 8 बच गया, फिर 727 एम्पियर। तो लाइन से कितना करंट निकलेगा जी? 727 एम्पियर। एनी प्रॉब्लम? हाँ जी, तो दोबारा देखो ना जी, तो आगे देखो, विच यूजेज मोर एनर्जी, कौन ज्यादा एनर्जी यूज कर रहा है? एक 250 वोट का टीवी है जो 1 घंटे के लिए चलता है, एक 1200 वोट का टोस्टर है जो 10 मिनट चलता है। कैलकुलेट कर लेंगे एनर्जी, पावर, एनर्जी, हीट, वर्क, रिलेशन पता है इनमें? देखो पहले के लिए क्या दिया है, हम फर्स्ट की बात कर लें तो फर्स्ट के लिए आएगा जी पावर इज इक्वल टू 250 वॉट एंड टाइम इज इक्वल टू 1 आवर। पहला काम ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करो इसको, T इज इक्वल टू 60 मिनट्स इंटू 60 सेकेंड। आ गया। दूसरे के लिए क्या दिया हुआ है? पावर इज इक्वल टू 1200 वॉट एंड टाइम T इज इक्वल टू 10 मिनट्स। ज्यादा अच्छा है क्या 10 मिनट? नहीं नहीं, 60 मल्टीप्लाई करो, ये आ गया जी 600 सेकेंड आ गया। ये भी, ये आ गया 3600 सेकेंड, टोटल 3600 सेकेंड, ये आ गया। अब हमें चाहिए यूजेज मोर एनर्जी, वैल्यू ऑफ एनर्जी। आप एनर्जी के लिए, हीट के लिए, वर्क के लिए पावर और टी यानी पावर और टाइम में कोई रिलेशन जानते हो क्या? जानते हो कि नहीं जानते? जानते, क्यों नहीं जानते जी? हम जानते, पावर होता है जी एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम, द रेट ऑफ एनर्जी।
रेट ऑफ ई, रेट ऑफ वर्क डन। ई की वैल्यू, या ई की जगह और बेटर ढंग से लिखो, एच लिख दो, हीट लिखते हो ना, H/T, या ET लिख लो, जो भी आप करोगे वैल्यू सेम ही आनी है। इसको आप रिप्लेस कर सकते हो एनर्जी ई से, तो क्या आएगा, E इज इक्वल टू PT, P की वैल्यू 250 इंटू T की वैल्यू 3600, ये वैल्यू आएगी कुछ ना कुछ। इसके लिए करोगे फिर वही E इज इक्वल टू PT, E इज इक्वल टू P की वैल्यू 1200, T की वैल्यू 600 मल्टीप्लाई करना आप जानते हो, कर लेना। तो अब आपसे पूछा है विच यूजेस मोर एनर्जी, ज्यादा एनर्जी कौन यूज करता है, तो क्या गुणा करके कौन सा डिजिट छोटा है, कौन सा नंबर छोटा है, कौन सा नंबर बड़ा है, ये भी मैं बताऊं? खुद काम करो थोड़ा बहुत, तो कमेंट करें भी कौन सा है, कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है, देखना आप कौन ज्यादा एनर्जी यूज कर रहा है, कौन कम एनर्जी यूज कर रहा है। आ गया जी 17 नंबर। एन इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ रेजिस्टेंस 8 ओम, लिखते जाओ जो जो दिया है, रेजिस्टेंस 8 ओम। चलो, ड्रॉज ए 15 एम्पियर फ्रॉम द सर्विस मेन्स टू आवर, दो चीज आ गई, 15 एम्पियर यानी करंट की वैल्यू 15 एम्पियर, टाइम की वैल्यू T इज इक्वल टू 2 आवर्स। कैलकुलेट द रेट एट विच हीट इज डेवलप्ड इन द हीटर, क्या आपको हीट की वैल्यू चाहिए, क्या आपको हीट की वैल्यू चाहिए? देखो, रेट एट विच हीट इज डेवलप्ड, रेट ऑफ हीट या हीट अपॉन टाइम, रेट का मतलब ये, तो मतलब पावर पूछ रहा है डायरेक्ट, सीधा सीधा आपसे क्या पूछ रहा है डायरेक्ट आपसे, ये अगर कंसेप्ट, अगर आपने इस चैप्टर के थ्योरी का जो 3rd वीडियो है वो अगर देखा हो तो ये चीजें वहां आई हैं। रेट एट विच हीट इज डेवलप्ड, रेट और हीट, तो हीट का रेट क्या होता है, रेट ऑफ एनर्जी क्या होता है, रेट ऑफ वर्क क्या होता है, चीज देखो क्या होता है, वो क्या होता है, वो होती है पावर। रेट ऑफ हीट क्या होगी, पावर। तो हमें सीधा सा कहानी मतलब समझ में आनी चाहिए, पावर पूछ रहा है ये, बेवकूफ बना रहा है, बातों में ना है इसके। पावर फॉर्मूला I²R_T, है ये तो हीट का होता है, डिवाइड कर दो टाइम से, टाइम से टाइम कट गया। या याद होगा डायरेक्ट फॉर्मूला भी हमें, I²R होता है, एक V²/R होता है, एक पावर का फॉर्मूला P इज इक्वल टू VI होता है, P इज इक्वल टू VI, P इज इक्वल टू I²R, P इज इक्वल टू V²/R। इस चैप्टर का शायद 3rd या 4th MCQ है, जिसमें एक ऑप्शन और दिया था, P इज इक्वल टू IR²। फिर पूछा था विच टर्म डू नॉट रिप्रेजेंट द वैल्यू ऑफ पावर, कौन नहीं प्रेजेंट करती, रिप्रेजेंट करती, तो हमने कहा था जी ये नहीं करती, तो ये 3 पावर की वैल्यू है कि नहीं है, डायरेक्ट लगा दो आप I²R, नहीं करेंगे जितना। फॉर्मूला पता है, P इज इक्वल टू I²R, I की वैल्यू 15 की स्क्वायर, R की वैल्यू 8, ये होता है जी 225 इंटू 8, 8 5 जा 40, 8 2 जा 16, फिर 0, फिर 8 2 जा 16, और ये आ गया जी आपका 1800 वोल्ट। पावर कितनी आ गई, 1800 वोल्ट। या आप कहोगे दी रेट एट विच हीट इज डेवलप्ड इन द हीटर इज इक्वल टू 800 वोल्ट। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अगर 3rd वीडियो पूरी देख के आए हो तो डाउट आएगा नहीं, नहीं देख के आए तो ये क्वेश्चन आएगा नहीं, ये श्योर है। देखो, why is the tungsten used almost for filament of electric lamp, लैंप का जो फिलामेंट होता है वहां पर टंगस्टन क्यों यूज किया जाता है? अब एक छोटी सी सोचने वाली बात बताएं मेरे को आप, क्या आप जब एक बल्ब लेके आते हो, ये एलईडी वगैरह नहीं, वो बल्ब जो टिपिकल बल्ब होता है जो ग्लो करता था, रेड रेड कलर का दिखाई देता था, वो क्या आप उसको इसलिए लेके आते हो कि हम उसको होल्डर में लगाएं और फ्यूज हो जाए? नहीं लेके आते ना,
किस लिए लेके आते हो? कि हम उसको मैक्सिमम यूज कर सकें, वो ज्यादा से ज्यादा चले। और उसमें सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है हमारे सामने क्या आती है कि उसमें एक फिलामेंट लगा हुआ है ऐसे 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 करके, वो जल जाते ही वो खराब हो जाए। तो ये पूछता है कि टंगस्टन क्यों यूज किया जाता है? तो हम ये नहीं चाहते कि फिलामेंट जल्दी खराब हो। और फिलामेंट जल्दी खराब तब नहीं होगा अगर उसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा हो, उसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा हो। तो रेजिस्टिविटी ज्यादा किसकी होती है? टंगस्टन की, इसलिए काम में लिया जाता है। आपसे पूछे कि ऑलमोस्ट फिलामेंट में जो लैंप का फिलामेंट होता है उसमें टंगस्टन क्यों यूज किया जाता है? तो बिकॉज ऑफ हाई रेजिस्टिविटी। हाई रेजिस्टिविटी की वजह से उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है, पिघलता नहीं आसानी से। और हमें यही चाहिए कि ना पिघले, तो आप सीधा सीधा ये लिखो कि टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होता है। कोई दिक्कत? चलो, रीजन एक ही है, मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होना। सीधा याद रखो, मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है इसलिए हम यूज करते हैं। सेकंड आ जाओ, व्हाई आर द कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइसेस सच एज ए ब्रेड टोस्टर एंड इलेक्ट्रिक आयरन्स मेड ऑफ एन अलॉयज रेदर देन ए प्योर मेटल? प्योर मेटल से क्यों नहीं बनाया जाता? प्योर मेटल की जो रेजिस्टिविटी होती है वो कम होती है। रेजिस्टिविटी कम होगी, इलेक्ट्रिक करंट स्मूथली फ्लो होगा, स्मूथली फ्लो होगा, हीट नहीं करेगा। और क्या आप चाहते हो कि आपका ब्रेड टोस्टर, क्या आपकी इलेक्ट्रिक आयरन हीट हो ही ना? आयरन जब हीट ही नहीं होगी तो आयरन का है कि वो ब्रेड टोस्टर जब हीट ही नहीं होगा तो अलमारी में छोड़ दो ब्रेड को, उसकी जरूरत कहाँ है? तो हमें चाहिए ज्यादा से ज्यादा गर्म होने वाला। ज्यादा से ज्यादा गर्म वो होता है जिसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो ढंग से ना हो पाए, प्रॉपर फ्लो ना हो पाए, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा हो, जिसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा हो। तो इसलिए हम अलॉयज यूज करते हैं वहां पे। थर्ड आ जाओ, व्हाई इज दिस सीरीज अरेंजमेंट नॉट यूज्ड फॉर डोमेस्टिक सर्किट्स? डोमेस्टिक सर्किट में सीरीज कॉम्बिनेशन या सीरीज अरेंजमेंट काम में क्यों नहीं लिया जाता? देखो, आप घर में सीरीज कॉम्बिनेशन बना के देखो एक बार। ये हमने लगा दिया जी एक लैंप, क्या लगाया? लैंप। फिर हमने इसके आगे यहां मान के चलो आप कोई प्लग लगा हुआ है, आपका स्विच लगा हुआ है जहां पर आप मोबाइल चार्ज कर रहे हो। क्या कर रहे हो? मोबाइल चार्ज कर रहे हो। यहाँ पर आपका कोई रेफ्रिजरेटर वगैरह कुछ और लग गया, यहाँ इससे आगे आपने कूलर लगा दिया, यहाँ मतलब कुछ लगाते गए यहाँ से सप्लाई हो जाएगी। अब मान के चलो कि इस बल्ब का या इस लैंप का फिलामेंट गायब, मतलब बल्ब फ्यूज मतलब सर्किट ओपन। सर्किट ओपन मतलब नो इलेक्ट्रिक करंट। नो इलेक्ट्रिक करंट मतलब अब खराब फ्यूज हुआ, लैंप का खराब बल्ब हुआ, चलना बंद हो गया, मोबाइल चार्ज नहीं हो रहा, रेफ्रिजरेटर नहीं चल रहा, आपका कूलर नहीं चल रहा, जबकि इनकी कोई गलती है ही नहीं। जबकि इनकी कोई गलती है ही नहीं। गलती किसकी है? सारी इसकी है, कॉम्बिनेशन की है। पैरेलल लगाओ आप। तो नॉर्मली याद रखो, डोमेस्टिक सर्किट में कौन सा कॉम्बिनेशन या कौन सा अरेंजमेंट काम में लिया जाता है? तो हम कहेंगे जी पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, नेक्स्ट, हाउ डज द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर वेरी विद द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन? किसी भी वायर का रेजिस्टेंस क्रॉस सेक्शन एरिया की वजह से कैसे चेंज होता है? हाउ डज द रेजिस्टेंस ऑफ वायर वेरी? कैसे एक वायर का रेजिस्टेंस वेरी करता है? विद इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसकी वजह से। ये जो होता है ना, इसकी मोटाई जिसको हम बोलते हैं क्रॉस सेक्शन। तो याद आया होगा जब हमने लिखा था कि फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड्स, वहां पर हमने बात की थी कि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ वायर। वायर का क्रॉस सेक्शन या रेजिस्टेंस है वो उस वायर के क्रॉस सेक्शन एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा उसका रेजिस्टेंस कम, जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया कम उसका रेजिस्टेंस ज्यादा। हाउ आर कॉपर एंड एल्यूमिनियम वायर्स यूजुअली एम्प्लॉयड टू इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन? इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन के लिए यूजुअली कॉपर और एल्यूमिनियम वायर क्यों यूज किए जाते हैं? बिकॉज इनका रेजिस्टेंस कम होता है। अब घर में अगर आप सर्किट बना रहे हो तो ये तो नहीं चाहते होगे कि आपके घर में करंट फ्लो ना हो, आप ये चाहोगे कि करंट फ्लो होना चाहिए। करंट फ्लो कब होगा? जब हम एक बेस्ट कंडक्टर लगाएं।
अब ये कह सकते हो कॉपर एंड एल्यूमिनियम इज बेस्ट कंडक्टर फॉर इलेक्ट्रिसिटी, या बेटर कंडक्टर कह सकते हो, अच्छा गुड कंडक्टर। कॉपर एंड एल्यूमिनियम आर गुड कंडक्टर टू इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन बिकॉज देयर रेजिस्टेंस इज लो, उनका रेजिस्टेंस से कम होता है। और इसी के साथ अपने जी एक्सरसाइज होती है खत्म। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर कंप्लीट। उम्मीद करता हूं आपके समझ में आया होगा, अगर नहीं आया है तो दोबारा देखें, फिर भी समझ में ना आए तो कमेंट करें। वादा करते हैं, मैं हर बार कह रहा हूं, आपकी उम्मीदों पर खरे उतरेंगे जी। कोई कमी लगे, कोई बाई चांस मिस्टेक हो गई हो तो कमेंट करें, नो प्रॉब्लम, सुधारी जाएगी उसको। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।